आइए रेल गाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। अब मुझे रोहड़ी से मुल्तान जाना था। 6 घंटे का सफर था और 105 डाउन शालीमार एक्सप्रेस बहुत आरामदेह थी। मेरा डिब्बा एयर कंडीशन था, गर्दो गुबार बिल्कुल न था, बाहर का शोर बहुत कम था। हाँ, अंदर का शोर कुछ कम न था। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, ये सीट मेरी है, वो सीट मेरी नहीं है, कुछ इस किस्म के मुबाहिसे जारी थे। गनीमत है कि पूरे डिब्बे में यहां से वहां तक लगे हुए टेलीविजन खामोश थे। उनकी आवाज सुनने के लिए एक होनहार सा नौजवान मुसाफिरों को हेडफोन दे रहा था। वो हेडफोन देता जाता था और लिखता जाता था कि मुसाफिर कहाँ उतरेगा। पता नहीं क्यों उस वक्त टेलीविजन पर 2 मोटे मोटे गोरे पहलवानों की कुश्ती दिखाई जा रही थी। कभी एक दूसरे का कचूमर निकालता था, जरा देर बाद दूसरा पहले का मलीदा बनाता था, फिर पहला दूसरे की चटनी पीसता था और आखिर दूसरा पहले की हड्डी पसली एक करता था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ढलती उम्र के सारे मुसाफिर अपना कामकाज छोड़कर टेलीविजन की ये कुश्ती देख रहे थे और दांत निकालकर यूं हंस रहे थे कि बत्तीसियां गोद में आ रहे तो ताजुब न हो। मैंने टेलीविजन की देखभाल करने और मुसाफिरों को हेडफोन देने वाले नौजवान को अपने पास बुलाया। उसका नाम इरशाद अमजद था। मैंने कहा, अच्छा इरशाद या अच्छे इरशाद, ये बताओ कि रेलगाड़ी में सफर करने वाले लोग तुम्हारे टेलीविजन पर आमतौर पर किस तरह के प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं? मैंने तो जहाँ तक देखा, सफर में तकरीबन शौक प्रोग्राम देखते हैं कि मजहबी प्रोग्राम तकरीबन बहुत कम पसंद करते हैं लोग। जी, ज़्यादा तफरीह प्रोग्राम, गाने वगैरह हों, फिल्में हों। यहाँ अगर नात वगैरह चलती होगी ना, तकरीबन कोई हेडफोन यूज़ करेगा ही नहीं। अगर कोई गाने वगैरह चल रहे हो, उसी वक्त कहेंगे हेडफोन दे, हमें हेडफोन सुनना हमने। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तक ये मुसलमान हैं, यानी ये मुसलमान पसंद करते हैं। ये कहते तफरीह प्रोग्राम होने चाहिए सफ़र में, और घर में भी तकरीबन तफरीह प्रोग्राम पसंद करेंगे। घर में भी कहेंगे नहीं भी इल्मी प्रोग्राम लगा, हालांकि सुनना वो चाहिए हकीकत में। अब हमारी तो मजबूरी है, हमने तो काम करना ही है। मैंने इरशाद अमजद से पूछा कि अंग्रेजी प्रोग्रामों में लोग किस तरह के मौज़ूआत ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, रेसलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत। वो अक्सर देखा कि ओवर एज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रेसलिंग पसंद करेंगे। हालांकि देखें जो यंग जनरेशन है वो ऐसे ये पॉप गाने इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। मगर दूसरे ये रेसलिंग वगैरह जो है ना, ओवर एज ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहते हैं रेसलिंग लगनी चाहिए। अब मैंने इरशाद से पूछा, ये जो टेलीविजन की आवाज सुनने के लिए तुम मुसाफिरों को हेडफोन देते हो, क्या ये हेडफोन चोरी भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। और जो चोरी होते हैं उसके चार्जेस हमें पड़ते हैं। वो उसका 30 रुपीज़ हमारी यानी तनख्वाह में से काट लेते हैं मुसाफिर के। ये ले मुसाफिर जाते हैं, हालांकि 30 रुपये की चीज़ है, कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। यानी कि देखना चाहिए 800 रुपये की टिकट लेनी है उन्होंने और 30 रुपये का हेडफोन लेकर घर चले जाना है, और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। गरीब इरशाद अमजद की तनख्वाह से चोरी होने वाले हर हेडफोन के बदले 30 रुपए काट लिए जाते हैं। खैर, इधर ये टेलीविजन चल रहा था कि उधर खाने का वक्त आ पहुंचा। एक तरफ से दरवाजा खुला और खाने की सीनियां उठाए बैरों की फौज अंदर चली आई। शालीमार एक्सप्रेस की नशिस्तें हवाई जहाजों की नशिस्तों की तरह बनाई गई थीं। हर मुसाफिर के सामने वाली नशिस्त की पुश्त पर खाने की छोटी सी मेज लगाने का इंतजाम था, मगर वो इंतजाम कभी का नाकाम हो चुका। अब वही छोटी सी एक मेज नशिस्त की बुनियादों में अड़ाई जाती थी और दूसरी मेज किसी तरह अटका कर फंसा कर उसके ऊपर जमाई जाती थी और उस पर खाने की ट्रे आरास्ता की जाती थी। बस यूं समझिए कि खाना आपके सामने नहीं बल्कि आपके कदमों में आरास्ता किया गया था। मुसाफिरों ने आस्तीनें चढ़ाईं, पानी के गिलास उठाकर वहीं फर्श पर दाएं हाथ की उंगलियों की अगली पोरें धोईं, बिस्मिल्लाह पढ़ी और ठंडी चपातियां तोड़ तोड़कर जमे हुए घी वाला सालन खाना शुरू कर दिया। बैरे थोड़ी सी मुस्तादी और बहुत सी बेदिली से खाना खिला रहे थे। उनकी वर्दियां पिछले साल कभी सफेद रही होंगी कि अचानक एक वेटर पर मेरी निगाह गई, जिसका कद कभी 6-6.25 फीट रहा होगा। अब वो यूं झुक सा गया था जैसे सारी उम्र उसकी पीठ पर बोझ की गठरी बनकर रह गई हो। उसका नाम मोहम्मद बशीर था। मोहम्मद बशीर रेलगाड़ियों में 10-12
15-20 नहीं 63 साल से मुसाफिरों को खाना खिला रहे हैं। इस दौरान वो तरक्की करते करते रेलगाड़ी के तोआम खाने के मैनेजर भी हो गए थे। कोई 12-15 साल मैनेजर रहे, मगर जब ये मैनेजरी खत्म हुई तो वो दोबारा बैरे बन गए। जब उन्होंने बताया कि वो 63 साल से मुसाफिरों को खाना खिला रहे हैं, और जब मैंने उन्हें बताया कि 63 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो बहुत महसूस हुए और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। मैंने मोहम्मद बशीर से पूछा कि पुराने दिनों में रेलगाड़ियों में खाना कैसे खिलाया जाता था। डिशों में सर्विस होती थी, उनको टेबल पर सर्विस किया जाता था, डाइनिंग कार भी होती थी, रिफ्रेशमेंट रूम भी होते थे। लेकिन अभी तो वो ये बुफे कार हो गए, वो रिफ्रेशमेंट रूम वाला भी मामला खत्म हो गया। उसके बाद मोहम्मद बशीर ने बहुत दिलचस्प बातें बताई। मैंने पूछा कि पुराने जमाने में अंग्रेजों के दौर में चलती रेलगाड़ियों में मुसाफिरों के खाने का क्या इंतजाम होता था। और होता था यूरोपियन स्टाइल पर रिफ्रेशमेंट रूम, एक मॉमरन रिफ्रेशमेंट रूम, एक हिंदू रिफ्रेशमेंट रूम। हाँ, तो अभी जो सेम थिंग एक ही है बस। तो क्या लोग रिफ्रेशमेंट रूम में आकर खाना खाते थे? हाँ जी, टेबल पर बैठ के खाना खाने के लिए तो सारा काम है, पेट के लिए आदमी सारा काम करता है। जब वो जी राजी होगा तो क्या फायदा फिर। उनका काम था जो लेडीज हमला या बीमार हो उसको ट्रेन में सर्व करो, नहीं तो तमाम आदमी टेबल पर बैठ के खाना खाए, और गाड़ी आधा घंटा खड़ी रहेगी खाना खाने के लिए। तो मोहम्मद बशीर उस वक्त मुसाफिरों को कैसा कैसा खाना पेश किया जाता था? उसमें 7 किस्म का खाना होता था। सूप, साइडिश और कारी राइस वगैरह, और पुडिंग, चीज बिस्किट्स, कॉफी, सब चीजें होती थी। हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग? हिंदुओं का होता था फैशनो वेजिटेबल, और जो मीट खाते थे वो मीट वाला होता था। तो मुसलमानों का ये होता था भाई सब्जी गोश्त और खाली गोश्त। और जमाना भी सस्ता था, गोश्त भी सस्ता था। उस वक्त 3 आने शेर गोश्त था, जो भी 108 रुपये शेर है। आजकल खाने की एक ट्रे की कीमत कितनी है? 30 रुपया, 30 रुपीज। उस वक्त कितना अदा करता था? 2 रुपया। मोहम्मद बशीर साहब, अपनी 63 साल की मुलाजमत के दौरान आप तरक्की करके डाइनिंग कार के मैनेजर हो गए थे। वो काम आप कितने अरसे करते रहे? ये कोई 10-12 साल 15 साल करते रहे। वक्त अच्छा था। अभी जो आदमी बोले खाना खा तो गाली निकाले, क्या फायदा बाबा ऐसा काम करने का। क्यों लोग क्यों गाली निकालते? उनको खाने को अच्छा नहीं मिलता। इसमें आपका तो कसूर नहीं है। हमारा तो कसूर नहीं है, लेकिन जमाने का कसूर है। जमाना गलत हो गया है, हर आदमी पैसा 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 मरते जा रहे हैं। वहीं करीब बैठे हुए दूसरे बैरों ने मोहम्मद बशीर की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने मोहम्मद बशीर से कहा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, कब तक ये काम करेंगे? जब तक जिंदगी है काम करना ही पड़ता है। रोटी खाएगा तो काम करेगा तो खाएगा ना। तो अभी आपका और काम करने का इरादा है? करते रहते हैं ना। 66 साल से आप काम कर रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। और आराम करने से तो आदमी बेकार हो जाता है। मैंने मोहम्मद बशीर से कहा कि आज के नौजवान तो जरा सा काम करके हाँफ जाते हैं, आखिर क्यों? कहने लगे कि अभी लड़के ही होते हैं कि जनानी कर लेते हैं। अब जरा जाती नौयत की गुफ्तगू होने लगी। मैंने मोहम्मद बशीर से पूछा कि खुद आपने कितनी उम्र में शादी की थी? और मैंने तो 3-4 की है शादियाँ। पहली शादी कितनी उम्र में की थी आपने? वो अभी तक मेरे पास आया, पहली में शादी वाली। और बाद वाली? 2 मर गई, 2 है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे बहुत हैं जी। बहुत से मतलब ये कि आपको सही तादाद गिनती याद नहीं है क्या? नहीं, मैंने उनको गिन के क्या करे, जो बड़े हो जाते हैं उसको सब सिलेंडर ला के जनानी लिए और भागे, हमारे को पूछते कहाँ है। तो मोहम्मद बशीर साहब, आपके जमाने के मुकाबले में आज का जमाना कैसा है? बिल्कुल खत्म हो गया, एंड हो गया। शालीमार एक्सप्रेस चली जा रही थी। बैरों से मेरी गुफ्तगू जारी थी कि इतने में डाइनिंग कार के निगरां सलीम खान साहब आ गए। मैंने कहा कि आज तो
नशिस्तों की पुष्ट पर छोटी छोटी मेजें अड़ाकर उनके ऊपर खाना रखा जा रहा है। मुझे याद है तेजगाह में निहायत शानदार डाइनिंग कार लगा करती थी। हम लोग अच्छा लिबास पहनकर उसमें जाते थे। साफ मेज़ों, सुथरे मेज़पोशों और गुलदानों वाली मेज़ों पर बैरे खाना लगाया करते थे और जी खुश होता था। वो सब कहाँ चला गया? सलीम खान साहब बताने लगे, उस वक्त ये था कि डाइनिंग कार होती थी, सिटिंग अरेंजमेंट होता था और उसमें डोंगा डिश सर्विस होती थी। तो उसके मुताबिक खाना भी जो है पैसेंजर को जितना उसकी चॉइस के मुताबिक वो लेना चाहे तो वो ले सकता था। तो पैसेंजर खाते थे और अंदर हॉल में आते थे और हॉल में सर्विस होती थी। उसके साथ हमारे 2-4 आदमी और साथ लग जाते थे बटलर के। कोई पैसेंजर को सलाद दिखा रहा है, कोई करी राइस पास करा रहा है, कोई सूप पास करा रहा है, कोई ब्रेड बटर पास करा रहा है, कोई रायता चटनी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो इस तरह अब जो है किचन कार लगे हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट तो नहीं है कोई कि हम उस तरह का पैसेंजर को सर्व करें। अब तो ये है कि एक जनरल फूड जो बनाते हैं वो पैसेंजरों को हम कंपार्टमेंट में देते हैं। लेकिन अगर कोई मुसाफिर हमें कहता है कि हमने ये खाना है, दाल खानी है या सब्जी खानी है या वेजिटेबल भुजिया खानी है या हमारे लिए पीस आप फ्राई कर दें या हमें चिकन जाल फ्रेजी बना दें या हमें वो चिकन कढ़ाई बना दें, तो हमें कुछ टाइम मार्जिन देता है तो हम उसे सर्व करते हैं। अब भी करते हैं या अब भी करते हैं। अब मैंने सलीम खान साहब से पूछा कि गाड़ी में सवार सारे ही मुसाफिर शिकायत क्यों करते हैं कि आपका खाना महंगा है और नाकिस है। इसके मुतालिक तो जी ये है कि इसमें महंगाई भी इन्वॉल्व है, बड़ी महंगाई बड़ी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि हमारे जो रेट्स हैं जी वो वैसे ही जू के तू हैं। मसलन जो 4 साल से या 8 साल से चले आ रहे हैं ऐसे एज इट इज़ हैं। तो मार्केट में रेट जो है दिन ब दिन बढ़ते हैं, तो हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ 1 रुपए की मिलती थी वो 5 रुपए की मिलती है। सभी, एक आइटम की बात नहीं है, चीनी है, घी है, मुर्गी है, अंडा है, हर चीज़ महंगी है। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर टैरिफ, जो हमारा टैरिफ रेट है उसके मुताबिक हम जो है पाबंद होते हैं कि उसी रेट से बेचें। ये थे मेरी शालीमार एक्सप्रेस की डाइनिंग कार के निगरां सलीम खान साहब। अभी ये बातें हो रही थीं कि मुसाफिरों की झूठी प्लेटें और बची खुची रोटियों के टुकड़े वापस आने लगे। बैरे अपनी अपनी साफियां संभाले अपनी कमाई के नोट गिनने लगे। हिसाब किताब होने लगा और फजा ठंडे सालन की महक से भरने लगी तो मैं डाइनिंग कार से निकल आया। गाड़ी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी और मैंने बाहर झांक कर देखा तो सादिकाबाद का स्टेशन नजर आ रहा था। गाड़ी वहां से आगे चली तो दोनों जानिब गलियां, बाजार और मकान साथ साथ चले और वो मैदान भी जिनमें कहीं मजमा लगाने वाले दवा फरोश अपने जोर खिताबत का मुजाहरा कर रहे थे, कहीं लोग छर्रे वाली बंदूकों से गुब्बारे फोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, कहीं लड़कों की दर्जन भर टीमें दूसरी दर्जन भर टीमों से क्रिकेट मैच खेल रही थीं और कुछ लड़के लड़कियां कूड़े के ढेर से खुदा जाने क्या चुन रहे थे। ट्रेन के अंदर लगे हुए टेलीविजन पर कोई फिल्म चल रही थी और हेडफोन वाले सारे मुसाफिर फिल्म को बैक वक्त ध्यान से देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे कि इतने में हमारी गाड़ी रहीम यार खान में दाखिल होने लगी। सामने एक बड़ी सी दीवार पर खुशखत लिखा था, कुरान पढ़ो सवाब लो, फिल्म देखो अजाब लो। उसके बाद तो एक बार यूं लगा कि मुसाफिरों से भरी हुई और अजाब के बोझ तले दबी हुई हमारी गाड़ी किसी स्टेशन में नहीं जहन्नुम में दाखिल हो रही है।